तो मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत उस करप्शन कांड की पड़ताल से करनी है जिससे पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल आया हुआ है। मॉडल अर्पिता मुखर्जी और राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी के शिकंजे में आने के बाद अब इस केस की आंच टीएमसी के कई और नेताओं तक पहुंचनी शुरू हो गई है। ईडी के शिकंजे में मॉडल अर्पिता मुखर्जी तो अब टूट रही है, लेकिन मंत्री जी का असहयोग वाला हथकंडा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अर्पिता हर बयान पार्थ के बचाव के रास्तों को बंद करता हुआ दिख रहा है। शायद यही वजह है कि अब से कुछ देर पहले पार्थ चैटर्जी ने अपनी सरकारी गाड़ी लौटा दी है। उन्होंने गाड़ी विधानसभा को वापस भेज दी है। इसके बाद से पार्थ के ममता मंत्रिमंडल से इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई है। इससे पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पार्थ को हटाने की मांग की। टीएमसी भी पार्थ से दूरी बनाती हुई साफ तौर पर दिख रही है और अब ये माना जा रहा है कि ईडी के पास अब इतने सबूत जरूर जमा हो गए हैं कि वो करप्शन के इस खेल को पार्थ और अर्पिता का जॉइंट वेंचर साबित कर ले। ये सबूत मिले हैं अर्पिता और पार्थ के घर से जब्त दस्तावेजों से, जिनमें इस करप्शन कांड की पूरी कहानी कोडेड है, कोड लैंग्वेज में लिखी है। आपके लिए हमने इसे डिकोड करने की कोशिश की है। मास्टर स्ट्रोक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपके सामने। ग्लैमर का दरवाजा, ओहदे का ताला, ईडी की चाबी, और खुल गया करप्शन का खजाना। बंगाल में भ्रष्टाचार की इस तिजोरी के खुलने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है, करप्शन के खजाने का सिम कौन? इस सवाल का जवाब तलाशने में जुटी जांच एजेंसियों को अब तक सुराग और सबूत किस्तों में मिल रहे हैं, लेकिन अब उनके हाथ सबूतों का ऐसा जखीरा मिला है जिससे करप्शन कांड के सिम का पर्दाफाश होना तय माना जा रहा है। अर्पिता के घर से जब्त सामानों की जो लिस्ट तैयार हुई है, इसमें 3 डायरी का जिक्र है। पहली काली डायरी, जिसमें 40 पन्नों में राज दर्ज है। दूसरी एक पॉकेट डायरी, जिसमें 11 पन्नों में करप्शन की इबारतें दर्ज है। तीसरी एक एग्जीक्यूटिव डायरी, जिसमें 31 पन्नों में करप्शन के कोड हैं। इसके अलावा ईडी ने 70 कैश मेमो सीज किए हैं और सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है मोबाइल फोन का जखीरा। ईडी ने 1 या 2 नहीं बल्कि 26 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसके साथ ही 2 हार्ड डिस्क भी जब्त की गई है। मॉडल अर्पिता के घर से जब्त की गई इन डायरियों में लिखी इबारतें इस करप्शन कांड की पूरी स्क्रिप्ट हैं, लेकिन इनमें अधिकतर बातें कोड लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, जिसकी वजह से ईडी अब इस पूरे कोड को डिकोड करने में लगी हुई है, जिससे कि आने वाले दिनों में इस करप्शन कांड के रहस्य लोक से भ्रष्टाचार में लिप्त हर एक व्यक्ति के ऊपर से नकाब हटाया जा सके। करप्शन की इन डायरीज के जितने पन्ने अब तक डिकोड हुए हैं, उससे ये जरूर साफ हो जाता है कि इस करप्शन केस में अभी और भी चेहरे बेनकाब होने हैं और इस घोटाले से जुड़ी रकम भी कई गुना बढ़ने वाली है। पहले आप समझिए, डायरी के पन्नों से अब तक डिकोड हुए राज क्या है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जब्त की गई डायरी में करप्शन के पैसे के लेन देन का हिसाब दर्ज है। इसमें पैसे पाने वाले और देने वाले दोनों का नाम है। हैरानी की बात यह है कि इस डायरी के मुताबिक टीएमसी के जिला स्तर के नेताओं की भी करप्शन के पैसे में हिस्सेदारी थी। इसके अलावा डायरी में अर्पिता के खाते में जमा होने वाले पैसे का भी लेखा जोखा दर्ज है। विदेश यात्राओं में खर्च पैसे का भी हिसाब लिखा हुआ है। ईडी को डायरी में कई नेताओं और मंत्रियों के नंबर भी मिले हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक डायरी से पता चलता है कि अर्पिता के कई बैंक खातों में कई बार नकदी जमा हुई है, जो लाखों में है। अब ईडी जानना चाहता है कि अर्पिता के पास इतने बड़े पैमाने पर रकम कौन भेज रहा था। साथ ही डायरी में जो दूसरे लोगों के नाम मिले हैं, उसकी बाबत भी अर्पिता से लगातार पूछताछ हो रही है। ईडी अभी तक अर्पिता और पार्थ से अलग अलग पूछताछ कर रही है, लेकिन जल्दी दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होने वाली है, क्योंकि ईडी का कहना है कि मॉडल अर्पिता सवालों के जवाब फिर भी दे रही है, लेकिन पार्थ चैटर्जी असहयोग वाला पैतरा अपनाए हुए हैं। ईडी का आरोप है कि पार्थ चैटर्जी लगातार जांच से जुड़े कागज फाड़ रहे हैं।
कागज उन्हें दस्तखत के लिए दिए जाते हैं, वो भी कागज को वो वाले फाड़ देते हैं। पार्थ के घर से जब्त दस्तावेज का पंचनामा भी जब ईडी ने उन्हें दस्तखत के लिए दिया तो पार्थ ने उसे फाड़ दिया। उन्होंने गिरफ्तारी ज्ञापन पर भी दस्तखत नहीं किए। अब ईडी के हर सवाल के जवाब में या तो वो याद नहीं कह रहे हैं या फिर पता नहीं होने की बात कह रहे हैं। पार्थ भले ही ईडी के सवालों का जवाब ना दे रहे हैं, अपने बचाव की कोई बिसात बिछा रहे हो, लेकिन ईडी उनसे एक कदम आगे है। मॉडल अर्पिता के घर रेड के बाद पार्थ के ठिकाने की भी ईडी तलाशी ले चुकी है। बरामद यहाँ पर जो कागजात है वो पार्थ की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं, ये गारंटीड है। व्हील चेयर पर बैठे मंत्री जी ने ईडी के शिकंजे से बचने के लिए खुद को बीमार साबित करने का हर पैतरा अपनाया, लेकिन अदालत के आगे उनकी चाल नाकाम हो गई। अदालत के आदेश पर पार्थ की जांच एम्स भुवनेश्वर में हुई। पार्थ को एम्स ले जाने के लिए ईडी को मशक्कत भी करनी पड़ी। एम्स ने पार्थ को फिट घोषित कर दिया। इसके बाद कोलकाता SSKM अस्पताल ने यू टर्न लिया। हेल्थ स्टेबल है। मेडिकल रिपोर्ट जो आया, हम लोग का जो रिपोर्ट है प्राय नियर अबाउट सेम ही है। वो लोग को भी बोला उसका बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन क्या है वो लोग बोला अभी हॉस्पिटल एडमिशन का जरूरत नहीं है, लेकिन क्लोज मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट ये सब का जरूरत है। मंत्री जी की इन अड़चनों के बीच भी ईडी का ऑपरेशन जारी रहा। मंत्री जी के ठिकानों पर रेड करके ईडी उनके खिलाफ कई अहम सबूत जमा कर चुकी है। पार्थ के ठिकाने पर हुई रेड में ईडी को उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड मिले हैं। इसके अलावा नियुक्ति पत्र और बहुत सी संपत्तियों के दस्तावेज भी बरामद हुए। पार्थ के घर से ईडी को अर्पिता की कंपनियों के आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। दोनों की संयुक्त संपत्ति के कागज भी बरामद हुए हैं। ये संयुक्त संपत्ति 2012 में खरीदी गई थी। यही नहीं, ईडी को अर्पिता और पार्थ की जॉइंट सेल डीड भी मिली है और दोनों के बीच फोन कॉल्स की डिटेल भी है। पार्थ चैटर्जी को संदिग्ध के घेरे में तो रखा गया था, लेकिन उनके पास से मिले हुए दस्तावेज कई सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल वो शिक्षा मंत्री रहे हैं और उन्हीं के विभाग के नियुक्ति पत्र से लेकर ऐसे कई सारे दस्तावेज मिले हैं जो सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि क्या मंत्री को हर एक तबादले के साथ साथ हर एक नियुक्ति के बारे में भी पता था। और ऐसे भी कई दस्तावेज हैं जिनमें एग्जाम से रिलेटेड एडमिट कार्ड तक शामिल है। पार्थ और अर्पिता के घर से बरामद हुए दस्तावेज साफ इशारा कर रहे हैं कि काले धन का ये काला खेल बहुत लंबा और पुराना था। इसीलिए अब ईडी की नजर मनी ट्रेल को ट्रैक करने पर है। ईडी सूत्रों के मुताबिक अर्पिता की 12 शेल कंपनीज के बारे में भी सुराग मिल चुके हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं शेल कंपनीज में काला धन लगाकर इसे वाइट किया जा रहा था। ओडिशा और तमिलनाडु के कुछ प्रोडक्शन हाउस पर भी ईडी की नजर है। यहाँ भी इस करप्शन कांड के पैसे को लगाए जाने का अंदेशा है। इस करप्शन कांड की जड़ें काफी गहरी नजर आ रही हैं और इसी का अंदेशा भी है। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने करीबी मंत्री और नेता पार्थ चैटर्जी से पल्ला भी झाड़ लिया है, तो तृणमूल कांग्रेस भी अब उनसे दूरी बनाती नजर आ रही है। हालांकि इस जांच की आंच अब और ज्यादा तेज हो रही है और एक के बाद एक परत खुलने के साथ साथ लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के और भी कई बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। पार्थ चैटर्जी का ईडी के शिकंजे में फंसना और ममता का चुप होना ये इशारा जरूर करता है कि अभी इस केस का सिर्फ एक सिरा ही सामने आया है, क्योंकि इस केस में जरा भी गुंजाइश होती तो शायद ममता अपने नेचर के मुताबिक अब तक पार्थ के लिए संग्राम छेड़ चुकी होती। ऐसा क्यों, ये समझने के लिए आपको पार्थ और ममता की केमिस्ट्री को समझना होगा। पार्थ ने 70 के दशक में छात्र राजनीति की शुरुआत की। जल्द ही वो दक्षिण कोलकाता जिला छात्र परिषद के अध्यक्ष बन गए। इस दौरान ममता योगमाया देवी कॉलेज की छात्र नेता हुआ करती थी। अध्यक्ष के तौर पर पार्थ और ममता की मुलाकात हुई, लेकिन कुछ वक्त बाद पार्थ ने राजनीति छोड़ दी। ममता की राजनीति जारी रही और 90 के दशक में युवा कांग्रेस की वो अध्यक्ष बनी। अध्यक्ष बनने के बाद ममता फिर पार्थ के संपर्क में आई, लेकिन पार्थ राजनीति से दूर हो रहे थे। इसके बाद 1998 में ममता ने टीएमसी बनाई। तब ममता का साथ देने के लिए पार्थ अपनी अच्छी नौकरी छोड़कर उनके साथ आ गए। फिर सिंगूर आंदोलन के दौरान पार्थ हमेशा ममता के साथ दिखे। जब ममता की सरकार बनी तो पार्थ
कैबिनेट मंत्री बनाए गए। ममता ने कभी पार्थ को मंत्री पद से दूर नहीं रखा, नहीं हटाया। पार्थ टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत वाले नेता माने जाते हैं। ऐसे में अगर ममता उनकी गिरफ्तारी पर चुप है तो जाहिर है अभी इस केस के दाग बहुत से लोगों के दामन पर पहुंचने वाले हैं। मास्टर स्ट्रोक में अब 5G यानी 5th जनरेशन इंटरनेट नेटवर्क लॉन्चिंग की बात करनी है। आपसे जुड़ा मामला है। अब से 10 साल पहले भारत में 4G डेटा सर्विस लॉन्च की गई थी। 10 साल बाद देश 5G डेटा सर्विस के दौर में प्रवेश करने की तैयारी में है। आज से सरकार ने 5G ऑक्शन शुरू कर दिया है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में देश की बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हिस्सा ले रही है। स्पेक्ट्रम खरीदने की रेस में जियो, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल ये तो शामिल है ही। पहली बार गौतम अडानी की कंपनी अडानी डेटा नेटवर्क्स भी 5G स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए बोली लगा रही है। आज केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के बारे में जो जानकारी दी, आपको वो सुननी चाहिए। कंप्लीट स्पेक्ट्रम के एलोकेशन का प्रोसेस 15 अगस्त से पहले कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि इंडस्ट्री तैयार हो जाए 5G सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए। वो 15 अगस्त से पहले करने का टारगेट है और उसके बाद में डिवाइसेस लगना वगैरह वगैरह सब कंप्लीट होके सितंबर-अक्टूबर के टाइम फ्रेम में सर्विसेज लॉन्च करने का टारगेट है। अपने देश में 5G सर्विसेज का एक्सपीरियंस इस साल के अंत तक यानी 2022 के एंड तक कई शहरों में 5G का एक्सपीरियंस हम आप बिल्कुल भारतीय जनता, साधारण जनता, आप बिल्कुल एकदम कहना चाहिए कि जिसको एक्सपीरियंस करने का है मन, करीब करीब इस साल के एंड तक कर सकते हैं। 5G का टैरिफ कैसा रहेगा वो तो इंडस्ट्री तय करेगी, देखते हैं। अब सवाल ये है कि 5G लॉन्च होने के बाद आपकी और हमारी जिंदगी में बदलाव क्या आएगा? सरकार को क्या फायदा होगा? बाजार कैसे बदलेगा? तरक्की का नया रोड मैप तैयार होगा तो कैसे होगा? पहले आपको ये जानकारी देते हैं कि इसकी नीलामी से सरकार को क्या फायदा होगा, फिर ये जानेंगे कि आम आदमी को इससे क्या मिलेगा। फिलहाल सरकार कुल 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी करने जा रही है। इसकी कीमत करीब 4,30,000 करोड़ के आसपास है। अनुमान है कि 5G स्पेक्ट्रम से 2037 तक अर्थव्यवस्था में 35 लाख करोड़ रुपए और जुड़ जाएंगे। 5G की लॉन्चिंग से 2025 से 2040 तक देश की जीडीपी में 12 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त जुड़ने का अनुमान है। 5G से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत मुनाफा होगा, 20% ज्यादा होगा। रिटेल सेक्टर का मुनाफा 12% और ICT यानी इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर का मुनाफा 11% बढ़ने का अनुमान है। ये तो हुई देश के फायदे की बात बड़े लेवल पर। अब आम आदमी को कैसे फायदा पहुंच सकता है? आज के हालात का सही विश्लेषण करें, उसे ध्यान में रखते हुए पहले ये समझ लीजिए कि 5G से फायदा क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि 4G के मुकाबले 5G में मोबाइल इंटरनेट स्पीड 100 गुना ज्यादा हो जाएगी। ध्यान दीजिए, 100 गुना ज्यादा। 5G नेटवर्क से हम अलग अलग गैजेट्स को एक साथ कनेक्ट कर पाएंगे। इंटरनेट से अपनी अलग अलग डिवाइस को दूर बैठे भी आप कंट्रोल कर सकेंगे। 5G आने से स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट फैन, स्मार्ट टीवी ये सब और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी से लैस हो जाएंगे। IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब कि इंटरनेट से चलने वाली चीज़ों का बाजार 2025 तक 72,434 करोड़ रुपए का हो जाएगा। इस सेक्टर में लोगों को रोजगार भी मिलेंगे, इससे भी फायदा होगा। तो ये तो आम आदमी के लिए फायदे का गणित है। लेकिन 5G का सबसे पहला फायदा क्या है? इंटरनेट स्पीड। जैसा मैंने बताया 100 गुना ज़्यादा स्पीड मिलेगी। 4G लॉन्च करने से पहले भी यही कहा गया था कि इंटरनेट स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। हमने इंटरनेट स्पीड का रियलिटी टेस्ट किया कि 4G में आम आदमी को इंटरनेट स्पीड मिलती कितनी है या कितनी मिल रही है, आप जानिए। और फिर आप स्क्रीन की तरफ देखते हैं कि नेटवर्क है या नहीं। कॉल ड्रॉप की समस्या और इसके साथ ही इंटरनेट की समस्या इन दिनों आम बात है और हर कोई इससे जूझ रहा है। क्या 5G आने से ये समस्या खत्म हो जाएगी? यही जानने और समझने के लिए 4G की टेस्टिंग करने के लिए एक डेमो दिखाता हूँ। मेरे साथ ईश्वर शर्मा हैं, यूथ हैं और ये मैक्सिमम जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। इनसे समझते हैं, जानते हैं। ईश्वर, ज़रा आप अपना मोबाइल खोलिए और यूट्यूब ओपन कीजिए और बताइए
कि 4G की जो स्पीड है, कोई भी डेटा एक डाउनलोड करने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करता हूं, देखिए ये मोबाइल खोल रहे हैं और ये अपने उससे डाउनलोड करने की कोशिश कीजिए कितने देर में ये डाउनलोड होता है। तो जब आप ये कोई एप्लीकेशन इन्होंने खोला है और इसको जब डाउनलोड किया है और डाउनलोड की स्पीड अगर हम आपको दिखाएं तो ये है 28 kbps। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है। और इसको आप ये देखिए 3 kb में आ गया, ये स्थिति है। फिर 60 kb, ये जो ऊपर नीचे चढ़ता हुआ स्पीड है इंटरनेट का, ये देखिए 0 आ गया। तो ये समस्या हर किसी के साथ है। ईश्वर से हम बात करते हैं, ये बताइए कि आप वीडियो डाउनलोड करते होंगे ईश्वर, तो किस तरह की समस्या आती है 4G नेटवर्क में? जी, 4G नेटवर्क में कभी कभी रूरल एरियाज़ में इंटरनेट स्लो हो जाता है। जब 1 या 2 पॉइंट सिग्नल होता है तो बफरिंग की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। और शहर में तो ऐसी दिक्कत नहीं है? शहर में भी 4G में स्लो तो है। 4G में स्लो है। और देखिए ईश्वर कुछ कहें उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि हम आपको विजुअलाइज करके दिखाएं। देखिए एक वीडियो को मैं व्हाट्सएप से सेंड करने की कोशिश कर रहा हूं और इसको दिखाता हूं आपको कि 4G नेटवर्क में ये कितना वक्त लेता है। ये वीडियो है, इसको मैं ऑफिस भेज रहा हूं, अब ये व्हाट्सएप कर रहा हूं। अब देखिए चूंकि एक बार ये भेजा जा चुका था, लेकिन इसके बाद भी आप इसकी स्पीड देखिए कि ये कितने धीरे डाउनलोड हो रहा है। मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर में अगर मुझे सेंड करना है तो कितना वक्त ले रहा है। अब ये 4G नेटवर्क की स्थिति है। आपको याद होगा जब हम 2G और 3G नेटवर्क चलाते थे तब भी अमूमन गांव में अक्सर देखते थे आपकी इसी तरह की स्पीड होती थी। तो ये स्थिति है 4G नेटवर्क की, और जिसकी समस्या है और लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि इंटरनेट की स्पीड और कॉल ड्रॉप की समस्या वो लगातार देखने को मिल रहा है। फोन तो कभी भी कट जा रहे हैं, आप बात करते रहिए, लंबी बात करते रहिए, जरूरी बात कीजिए, लेकिन फोन कट जा रहा है। और मैं इसको दिखाने के पीछे मेरा मकसद केवल इतना था कि देखिए ये 13 MB का वीडियो है। एक बार फिर से क्लोज करिए जरा, ये 13 MB का वीडियो है और 13 MB के वीडियो को व्हाट्सएप ट्रांसफर करने के लिए जो वक्त लग रहा है, मैं जब तक ये कमेंट्री कर रहा हूं और आपको इस वीडियो के बारे में बता रहा हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वीडियो सेंड नहीं हुआ है। 2012 में कोलकाता शहर से 4G जब लॉन्च किया गया था तब ये कहा गया था कि भारत में संचार क्रांति का ये नया दौर है। नए दौर की पुरानी तस्वीर आपने देख ली। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी की ये रिपोर्ट थी। इसमें आपने देखा इंटरनेट स्पीड 0.3 kb प्रति सेकंड पर इस वक्त लटकी हुई है। 4G लॉन्च के समय ये दावा था कि इंटरनेट की डाउनलोड स्पीड जो है वो 30 से 40 MB प्रति सेकंड होगी। 4G लॉन्च के समय ये दावा था कि अपलोड स्पीड जो है वो 20 से 30 MB प्रति सेकंड होगी। लेकिन इंटरनेट स्पीड का रियलिटी चेक या रियल टाइम टेस्ट आपने खुद ने देख लिया। 13 MB की एक फाइल भी अपलोड होने में कितने मिनट लग रहे थे। देश में आज भी कॉल ड्रॉप एक समस्या बनी हुई है। आपके सामने भी बफरिंग, स्लो इंटरनेट, छोटी सी फाइल डाउनलोड होने में समस्या आती होगी। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हर किसी के हाथ में है। फ़ोन लगाओ तो कई बार लगता नहीं है, बात करते करते कॉल ड्रॉप हो जाती है। भारत में 4G की हालत बयान करने के लिए ये तस्वीरें काफ़ी है। ओखला ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स के मुताबिक इंडिया की मोबाइल डेटा स्पीड दुनिया में 128वें नंबर पर है। नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों में भी यूज़र को भारत से ज़्यादा तेज़ डेटा स्पीड मिलती है। भारत की औसत 4G डेटा स्पीड 11.58 MB प्रति सेकंड है, जबकि औसत स्पीड 30 से 40 MB प्रति सेकंड होनी चाहिए। 5G लॉन्च होने से पहले देश के इंटरनेट यूजर्स से हमने बात की, तो सुनिए उनका इस मसले पर कहना क्या था। दिक्कत आती है कि मतलब नेटवर्क इशू रहता है। मतलब कोई भी जैसे इंटरनेट चलाते हैं तो उसमें भी वहाँ पे दिखाता है 4G है, लेकिन वो स्पीड वगैरह कुछ नहीं आती है उसमें। यही इशू फेस करते हैं हर जगह मोस्टली। कॉलिंग में भी दिक्कत आती है, कॉलिंग करते हैं तो उसमें भी इंटरप्शन बहुत होता है। अभी मैं मेट्रो में जाता हूँ और अंडरग्राउंड ट्रैवल करता हूँ तो सब आप देखोगे कि वो मेट्रो के स्टार्ट होते ही उसका जो नेटवर्क जो पोल्स होते हैं वो 5 से सीधा 0 पे आ जाता है। बात तो नेट की तो आप बात ही मत करिए, आप वॉइस कॉलिंग भी नहीं कर पा रहे हो। नेट की ज्यादा दिक्कतें आती है, लाइक 2 to 3 MB ऊपर आजकल जाता नहीं है। 16 GB तक प्रोवाइड होना चाहिए 4G सिम को, बट देन ऑल्सो 4 MB इज द मैक्सिमम लिमिट। स्पीड और नेटवर्क मिल नहीं रहा है। नेटवर्क कवरेज जैसे किसी जगह तो बहुत अच्छा रहता है, बट हॉटस्पॉट जैसी जगह है कि कहीं कहीं पे ही कभी भी रुक जाता है, वो घूमने लग जाता है, मतलब काम ही नहीं करता प्रॉपरली।
तो ये है कि कभी कभी ठीक चलता है, नहीं तो ज़्यादातर आजकल प्रॉब्लम ही आ रही है। नेटवर्किंग सिस्टम और अच्छा करना चाहिए क्योंकि 4G की बहुत बड़ी बेकार है। कहीं नेट स्पीड इतना स्लो है, कभी कॉल ड्रॉप हो जाता है, कभी कॉल हैंग लगता है, कभी दूसरी जगह लग जाता है। अभी तो 4G ही सही ढंग से देश में अप्लाई नहीं हुआ है, तो 5G का कोई मतलब अभी ऐसा लग नहीं रहा है। 4G जो नेटवर्क है वो तो ढंग से काम करता ही नहीं। जैसे कॉल कहीं करते हैं तो कॉल ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर नेटवर्क रहता भी है तो स्पीड नहीं चलता है। इस टाइप के बहुत इशू है। बहुत ज़्यादा स्पीड स्लो है और कॉल ड्रॉप होता है और डाउनलोडिंग भी सही से नहीं हो रहा है। रूम के अंदर चले जाइए तो पता चलेगा चारों का चारों टावर गायब रहा। 4G का नेटवर्क सही नहीं है। ये तो कुछ लोग थे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जो इस वक्त एबीपी न्यूज़ को देख रहे हैं, इन लोगों की बात सुनकर आपको लग रहा होगा दिल की कोई बात कर रहा है। दिल्ली और पटना के लोग थे ये जो अपना अनुभव बता रहे थे, लेकिन हर आदमी परेशान है, ये हमको भी पता है। देश की 4G स्पीड पिछड़े देशों से भी पिछड़ जाने की वजह बहुत सारी है। पहले तो इंटरनेट डेटा प्रति यूज़र प्रतिदिन 1 GB की लिमिट तक मिलता था। अब देश के ज़्यादातर यूज़र अनलिमिटेड डेटा पैक का इस्तेमाल करते हैं। अब यूज़र को डेटा ज़्यादा मिल रहा है लेकिन स्पीड कम मिल रही है। टेलीकॉम ऑपरेटर ज़्यादा डिमांड को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। नेटवर्क ओवरलोडेड है, इसका असर स्पीड पर पड़ रहा है। दूसरा कारण यह है कि टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियां जो हैं उनके बीच छिड़ी मार्केट पर कब्जे की जंग। ज़्यादा सब्सक्राइबर के लिए कंपनियां सस्ते पैकेज और प्लान ला रही हैं। देश की बहुत बड़ी आबादी अब 4G इंटरनेट की सब्सक्राइबर है। इससे नेटवर्क कंजेशन, नेटवर्क पर लोड बढ़ गया है। सस्ते इंटरनेट प्लान्स की वजह से टेलीकॉम कंपनियों के रेवेन्यू पर भी असर पड़ा है। आमदनी कम होने की वजह से टेलीकॉम कंपनियां डिमांड पूरी करने के लिए जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरे नहीं कर पा रही है, बना नहीं पा रही है। पुराने मोबाइल यूज़र्स को याद होगा जब कॉल रेट 10 रुपये प्रति मिनट से ज़्यादा हुआ करती थी और 2G मोबाइल इंटरनेट के प्लान भी आया करते थे, बहुत महंगे हुआ करते थे। जैसे जैसे सस्ते प्लान्स आए, मोबाइल यूज़र बढ़े, वैसे वैसे इंटरनेट की स्पीड और नेटवर्क कंजेशन बढ़ता गया। ग्लोबल स्पीड इंडेक्स के मामले में पाकिस्तान और नेपाल हमसे बहुत आगे हैं। नॉर्वे में 4G की औसत स्पीड पता है आपको 127 MB प्रति सेकंड है। यानी नॉर्वे में 1 GB डेटा आप 10 सेकंड से कम समय में डाउनलोड कर सकते हैं। यानी नॉर्वे में आप 10 सेकंड के भीतर पूरी फिल्म डाउनलोड कर सकते हैं। चीन में 4G की औसत स्पीड 98 MB पर सेकंड है। अमेरिका 4G की औसत स्पीड 59 MB प्रति सेकंड है। नेपाल में 4G की स्पीड 15 MB प्रति सेकंड है। पाकिस्तान में औसत स्पीड जो है 4G की वो 14.63 MB प्रति सेकंड है। भारत में 4G की औसत स्पीड 11.58 MB प्रति सेकंड ही है। 4G की ग्लोबल डेटा स्पीड का इंडेक्स भारत की हालत बता रहा है, जबकि रियलिटी में हम दिखा चुके हैं कि 14 MB प्रति सेकंड भी यूज़र को बमुश्किल मिल रही है। अब 5G लॉन्च होने के बाद ये भी 4G की तरह दिखावटी बनकर ना रह जाए, हमें इस बात का डर है। उम्मीद यही की जा सकती है कि टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियां सब्सक्राइबर बढ़ाने के साथ साथ डेटा स्पीड और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करें। इसी का हम इंतजार कर रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक में अब अतिवृष्टि का विश्लेषण करेंगे। ये जानने की कोशिश होगी कि कई घंटों में होने वाली बरसात आखिर कुछ ही मिनट में क्यों हो रही है। क्यों मैदानी इलाकों में बादलों के विस्फोट जैसी स्थिति इस वक्त बन रही है। सोमवार की शाम को जोधपुर में भारी बारिश हुई। जोधपुर की तस्वीर अभी मेरे साथ चलती हुई आप देख रहे हैं। सड़कें, गलियां, सब सैलाब सा वहां पर आ गया। कार, बाइक, स्कूटी सब बहने लगी। कई इलाकों में मकान डूबने की नौबत आ गई थी। मंगल की सुबह तक पूरा जोधपुर जलमग्न हो गया, तालाब बन गया। और कोई अतिशयोक्ति नहीं है जब ये कह रहे हैं। आप पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। रात से जो जबरदस्त मूसलाधार बारिश हो रही है उसका नजारा आप देख सकते हैं। जो बाहर जैसे हालात हो चुके हैं, देखिए क्षेत्रों में जल पानी देखिए घुटनों से ऊपर तक। मैं भी पानी में खड़ा हूँ। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर रहवासी है, क्षेत्रवासी है, इनके सामने क्या समस्या आ रही है। सर, न्यू रूपनगर के वासी हैं हम लोग, और ये पूरा पानी पीछे वाले ऊपर आगे बस्तियों से पानी पूरा इकट्ठा हुआ, सारा पानी आके यहाँ इकट्ठा हो चुका है। यहाँ से अब निकासी का कोई रास्ता नहीं है। पहले भी प्रशासन को काफ़ी दफे बता चुके हैं इस बारे में। पहले भी हमारी कॉलोनी जलमग्न हुई थी। जैसे घरों में भी पानी भर गया हुआ, अब इतने पानी में आप कैसे रह रहे हैं? कोई प्रशासन का व्यक्ति आया नहीं अभी? पहली बार आप लोग आए हो। ऐसी बारिश को अतिवृष्टि कहा जाता है, यानी ऐसी बरसात जिससे किसी इलाके में जान माल का भारी नुकसान होने लगे। 25 जुलाई को जोधपुर में मॉनसून के सीजन की पहली बरसात हुई। जुलाई महीने में जोधपुर में रिकॉर्ड बारिश होती रही है।
साल 1990 की जुलाई महीने में जोधपुर शहर में एक दिन में 194 मिलीमीटर बारिश हुई थी। उसके बाद 2019 में जुलाई के ही महीने में एक ही दिन में 160 मिलीमीटर बारिश हुई। इसी साल जुलाई में एक ही दिन में 119 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बीते कुछ सालों के मुकाबले जोधपुर में बारिश कम हुई, लेकिन तस्वीरें ये बता रही कि नुकसान ज्यादा हुआ है। राजस्थान के कई शहर बहुत ज्यादा बारिश की तबाही इस वक्त झेल रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए समझिए। प्रेशर पे बच गई। अरे यार, राजस्थान के जोधपुर पर बादल ऐसे बरसे कि कुछ ही मिनटों में तबाही बन गई। बारिश शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद गलियों में पानी ऐसे गरजने लगा जैसे पहाड़ी नदियां गरजती हैं। देखते ही देखते पानी की रफ्तार बढ़ती चली गई। गलियों में हाहाकार मचने लगा। पानी की प्रचंड रफ्तार के आगे भारी भरकम कार भी नहीं टिक पाई। करण ऊपर रहे। रात भर जोधपुर में बादल खूब बरसे और मंगलवार की सुबह तक शहर में बाढ़ आ गई। मंगलवार की सुबह तक बादल बरसते रहे। गलियों में नदी बहने लगी। जोधपुर का ये शख्स बचने की कोशिश करते करते बहाव के साथ बह गया। सड़कों पर पानी का स्तर इतना ऊंचा हो गया कि कार भी पानी के साथ बहने लगी। जोधपुर की सब्जी मंडी में आढ़तियों का सब माल बारिश के पानी में बह गया। शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। पानी मकानों की पहली मंजिल तक पहुंचने के कगार पर आ गया। स्कूटी, बाइक, कार सब पानी में डूब गए। शहर के बड़े बड़े रास्तों पर कई फीट तक पानी बहने लगा। लोगों के घरों में पानी भर गया। बस्तियां डूबने की नौबत आ गई। शहर के रायका बाग रेलवे स्टेशन पर पानी ही पानी हो गया। पटरियां डूब गई, ट्रेन ठप हो गई, कई ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी। रात भर बरसे बादलों ने जोधपुर का हाल बुरा कर दिया।
सेक्टर जोधपुर में जिस तरह से जल भराव रहा है, सड़कें नदियों का रूप ले चुकी थी। कई जगह ऐसा मंजर नज़र आया जहाँ पर सड़कों किनारे खड़ी कारें व ऑटो रिक्शा भी पानी में बहते नजर आए। और दूसरी बात मैं बता दूं कि कई जगह ऐसे हादसे भी हुए हैं, कई जगह बिजली गिरने की भी सूचना आ रही है, साथ ही जर्जर मकान भी गिरे हैं। मैं बता दूं कि ये सबसे ज़बरदस्त वाली बारिश इस मानसून की जो है जो जोधपुर में हुई है। मेरी तो पूरी गाड़ी पूरी अंदर पानी में हो गई है और हमारा जो अंडरग्राउंड है उसमें से भी पानी इतना आ रहा है कि अब पता नहीं कैसे सामान उसमें से बाहर निकलेंगे। अभी पहली बार आप लोग आए हो, इसके अलावा अभी तक कोई लोग नहीं आए। अभी तक प्रशासन को सारों को सूचना दे चुके हैं, एडीएम को फ़ोन कर चुके हैं, नगर निगम में फ़ोन कर चुके हैं, जो अपन ने कंट्रोल रूम बना रखा है डिजास्टर सेंटर वहाँ फ़ोन कर चुके हैं, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ। अतिवृष्टि से जोधपुर ही नहीं डूबा, राजस्थान का भीलवाड़ा शहर भी डूब गया। सोमवार देर रात से शुरू हुई बरसात मंगलवार सुबह तक जारी रही। पूरा भीलवाड़ा शहर पानी पानी हो गया। भारी बरसात से शहर की सड़कें दरिया बन गई। निचले इलाकों में दुकान और मकानों में पानी भर गया। सड़क पर खड़ी कार आधी पानी में डूब गई। यात्रियों से भरी एक रोडवेज बस नाले में फंस गई। सभी 30 यात्रियों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल दिया गया। भीलवाड़ा से अजमेर रोड पर एक रेलवे अंडरपास में भी पानी भर गया। एक कार पानी में डूबने से 2 लोग फंस गए, जिन्हें आसपास के लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद निकाला। पाकिस्तान से बड़े सियासी उलटफेर की खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इमरान खान की पार्टी पीटीआई के परवेज इलाही फिर से पंजाब के सीएम बन गए हैं। ये इमरान खान की बड़ी जीत है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए झटका है। आज रात 11:30 बजे से पहले सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को शपथ दिलाने का आदेश दे दिया है। पीएमएलएन के हमजा शहबाज को कुर्सी से साथ ही हटा भी दिया गया है। तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गदगद है इमरान खान। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।